नमस्कार दोस्तों। तो आज के इतिहास में हम गुलाम वंश के इल्बरी तुर्क इल्तुतमिश के बाद के अध्याय की बात करेंगे। इल्तुतमिश के बारे में हमने कहा था कि उसका प्रिय पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है बंगाल अभियान के दौरान। उसकी याद में वो भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनाता भी है, परंतु अब उसके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य होते हैं। अपने जीवन काल में ही उसने रजिया को अच्छी खासी ट्रेनिंग दी थी। रजिया एक महिला थी और रजिया को इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी मानता था। परंतु क्या इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु के बाद यह संभव था? हम आज उसी पर बात करेंगे, क्योंकि गुलाम वंश में ही भारत ने पहली और अंतिम महिला शासिका दी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। पर क्या इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसे इतनी आसानी से साम्राज्य मिलना था? यह बड़ी चीज थी मित्रों। इल्तुतमिश का एक और पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो उतना काबिल नहीं था, सिंहासन पर बैठता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया नहीं बैठती, जबकि वो उसको योग्य मानता था। जो तुर्कान चहलगानी थी, जो 40 अमीर सदस्य थे, वो भी नहीं चाहते थे कि रजिया सिंहासन पर बैठे। इस षड्यंत्र के तहत रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर 1236 में बैठाया जाता है, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह अयोग्य होता है और सारा शासन उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में चला जाता है। शाह तुर्कान लोगों पर बहुत अत्याचार ढाती है, बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। शाह तुर्कान के खिलाफ जन आक्रोश तैयार हो जाता है। इल्तुतमिश के दरबार में 2 सिंह होते थे जिसके गले में घंटी होती थी। जिसको भी न्याय चाहिए होता था वह लाल वस्त्र पहनकर वहां पर न्याय की गुहार लगा सकता था। रजिया यही करती है। असंतोष बहुत अधिक था और शाह तुर्कान के इन नीतियों के खिलाफ कुलीन वर्ग जो था 40 तुर्क अमीरों का, वो भी था। रजिया लाल वस्त्रों में वहां पर वही शेर के गले पर लगी घंटी बजाती है और न्याय की गुहार करती है। उसकी बातों से ये जो तुर्क अमीर थे 40 तुर्कान चहलगानी बड़ा प्रभावित होती है और सीधे विद्रोह कर देती है शाह तुर्कान का। शाह तुर्कान की वहीं पर हत्या कर दी जाती है और जो उसका अयोग्य पुत्र था उसे दिल्ली आने से पहले ही मार दिया जाता है। इस प्रकार अक्टूबर 1236 में राज्याभिषेक होता है रजिया का। और यह भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि भारत में एक मुस्लिम शासिका, एक मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। समय था 1236 से 1240। परंतु ये चैलेंजेस अब और बढ़ेंगे। रजिया एक शासक के तौर पर ही साम्राज्य स्थापित करती है। तुर्कान चहलगानी हमेशा से ये चाहती थी कि सत्ता की बागडोर उसके ही केंद्र में रहे, उसी के हाथ में रहे। कोई भी राजा के वंश से ही गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति हो, परंतु वो तुर्कान चहलगानी के इशारे पर ही अपने राज्य को चलाए। अब ये शुरुआत में तो लगा था रजिया को देखकर, लेकिन रजिया के चाल ढाल और रहन सहन ने बहुत कुछ बदल दिया। रजिया पुरुषों वाली पोशाक पहनकर निकलती थी, जिससे उलेमाओं ने भी उसका विरोध किया। रजिया शिकार भी करती थी। रजिया वो हर चीज करती थी जो एक पुरुष शासक करते थे। और धीरे धीरे तुर्कान चहलगानी को ये लगने लगा कि वो जिस मंशा से रजिया को गद्दी पर बैठा रहे थे वो पूरा नहीं होगा। हालांकि रजिया लोगों में लोकप्रिय थी, न्यायप्रिय थी अपने पिता की तरह, इल्तुतमिश की तरह, लेकिन रजिया की इन नीतियों से कुलीन वर्ग जो 40 तुर्क लोगों का था और उलेमा बड़ा चिंतित होने लगे। उन्होंने उस पर एक आरोप भी लगाया। एक्चुअल में एबिसिनिया, जो आज का इथियोपिया है अफ्रीका में, वहां से कुछ गुलाम आते थे। आपको पता होगा अफ्रीका से ही गुलामों की नीलामी होती थी। उन्हीं गुलामों में से एक था याकूत। ध्यान से सुनिए, याकूत को इतिहासकारों ने उसका प्रेमी बताया है। बर्नी ने भी अपनी कथाओं में यही कहा है। प्योर तौर पर तो नहीं कहा है, कुछ गलत इनके बीच हुआ ये तो नहीं बताया गया, लेकिन याकूत को रजिया ने अमीर ए आखूर के पद पर नवाजा था। तुर्क शब्दों को आप पहचानिए, जहां अमीर होगा वहां पर व्यक्ति विशेष होगा और जहां पर दीवान नाम से कोई भी संबोधन होगा वो अर्थ में नापा जाएगा एक सिस्टम की व्यवस्था के। दीवान एक पद है और अमीर एक व्यक्ति है। अमीर ए आखूर से तात्पर्य है कि उसको घोड़ों का स्वामी बनाया गया, अस्तबल का प्रधान। ऐसा माना जाता है कि रजिया घुड़सवारी सीखने के लिए उसके पास जाती थी और वो उसे घोड़े पर बैठाकर घुमाता था। यहीं से ये दंत कथाएं प्रारंभ हो गई कि रजिया और याकूत के बीच कुछ था। इसी का लाभ उठाने के लिए जो 40 तुर्क लोग थे उन्होंने रजिया पर टिप्पणी करना आरंभ कर दिया कि उसका संबंध एक एबिसिनियाई जो उनके तुर्क प्रजाति का नहीं था उसके साथ उसके अवैध संबंध हैं। ये सब देखने के बाद उस पर कार्रवाई की गई और उसको भगा दिया गया। देखिए मैं आपको बताता हूं कि याकूत को तो मार दिया गया और उसे खदेड़ दिया गया, क्योंकि उसका विरोध उन्हीं का एक सेनापति निजामुल मुल्क भी कर रहा था और धीरे धीरे तुर्कान चहलगानी भी उनके विरोध में आ गई थी।
रजिया को दिल्ली से भागकर इधर भागना पड़ा पश्चिम की तरफ। पश्चिम में भागते हुए उसे भटिंडा आप जानते हैं ना, पंजाब में है। जब तुर्कानी चहलगानी ने विरोध किया, दिल्ली से भागकर वो भटिंडा गई और भटिंडा के राजा अल्तुनिया ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रजिया दिखने की बहुत सुंदर थी। उसने जेल में ही अल्तुनिया को प्रभावित किया और प्रभावित करने के बाद उसने अल्तुनिया के ही संरक्षण में काम शुरू कर दिया और अल्तुनिया से शादी कर ली। रणनीतिक तौर पर देखिए, वो मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन रजिया ने वहां पर भी एक बहुत ही चालाकी से कार्य किया। लेकिन अल्तुनिया से शादी करने के बाद भी समस्याएं अभी नहीं खत्म हुई। अल्तुनिया की मदद से रजिया वापस दिल्ली पर अपना सिंहासन लेने के लिए इधर बढ़ती है और रास्ते में ही अपनी सेना को पीछे हटने के लिए बोल देती है और कुछ हरियाणा के निकट कठैत में, आपको ये पता होगा, भटिंडा हरियाणा का निकट, कठैत, ये सारी जगह उसी क्षेत्र में है, यहाँ पर है जगह, वहीं पर कुछ डाकुओं ने दोनों की हत्या कर दी और नवंबर 1240 में ही मृत्यु हो गई रजिया की। रजिया ने बशर्ते 3.5 साल शासन किया, लेकिन बड़ा प्रभावशाली वो शासन रहा दिल्ली सल्तनत के दृष्टिकोण से। उसके बाद कई अयोग्य शासकों का यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ, जैसे कि आपने आराम शाह के बारे में सुना था। अब एक और आए हैं, बहराम शाह। 1240 में क्या होता है, बहराम शाह गद्दी पर बैठते हैं। बहराम शाह नवयुवक होते हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं, इतने ज्यादा समझदार भी नहीं होते, तो उनके संरक्षण के लिए एतगीन को बुलाया जाता है और एक नया पद निकाला जाता है वजीर के स्तर का, नायब ए मुमलिकात। ध्यान से सुनिए, नायब ए मुमलिकात, ये एक ऐसा पद था जो राजा की अनुपस्थिति में कार्य करता था। अब चूंकि बहराम शाह अल्पवयस्क था, उतना ज्यादा जिम्मेदार नहीं था, तो सारा साम्राज्य एतगीन के हाथ में चला गया। जैसे ही बहराम शाह को यह पता चला कि मैं तो नाम मात्र का शासक हूं, उसने एतगीन की हत्या कर दी और नए वजीर को नियुक्त किया। वजीर से तात्पर्य है नायब ए मुमलिकात से, नया भी वही करने लगा। अब इन सब के बीच हत्या हो जाती है बहराम शाह की। अयोग्य था, अल्पवयस्क था, फायदा उठा दिया जाता है और मार दिया जाता है। यहां से एक षड्यंत्र शुरू होता है किंग मेकर का, क्योंकि तुर्काने चहलगानी चाहती तो थी कि राजशाही वंश से ही कोई गद्दी पर बैठे, यानी कि इल्तुतमिश के परिवार से ही, लेकिन वो उनके इशारों पर नाचने वाला हो। जो उनके इशारे पर नहीं नाचेगा उसे मार दिया जाएगा। अगला बकरा बनने वाला था अलाउद्दीन मसूद शाह। देखिए, बहराम शाह की हत्या की एक और वजह यह भी थी कि बहराम शाह के समय में मंगोलों का आक्रमण होता है। तरायर खान मंगोल आक्रमणकारी, क्योंकि इससे पहले चंगेज खान के आक्रमण के बारे में आपने सुना था। अब वो तो मृत्यु हो चुकी है, काफी लंबा समय हो गया। सन 1221 इल्तुतमिश के दौर का समय था वो। तरायर खान यहाँ पर आक्रमण करता है और मंगोलों से निपटना तो बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल काम था, और एक ऐसे दौर में जहां आंतरिक कलह इतनी ज्यादा हो और एक अल्पवयस्क जो नायब मुमलिकात को ही बदलने में व्यस्त हो, वो कैसे निपटता है इन चीजों से। तो क्या होता है मित्रों, एक ऐसी घटना में ये तरायर खान पंजाब के पूरे क्षेत्र को कब्जा कर लेता है। जो लाहौर अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, वो लाहौर अब दिल्ली सल्तनत के कब्जे से छिन जाता है। ध्यान से सुनिए, यहां पर अब ये क्षेत्र मंगोलों ने पकड़ लिया। वापस कैसे आएगा, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। वापस लाने वाला आपको भी पता होगा, बलबन, पर आप अभी प्रतीक्षा करिए बलबन की। अब मित्रों क्या होता है, उसके बाद सिंहासन पर बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह। 1242 से 1246 का ये समय अलाउद्दीन मसूद शाह का। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में भी मेन किंग मेकर बनकर अब यहां से बलबन आता है। अभी तक आपने बलबन का नाम सुना था। बलबन को इल्तुतमिश ने ही खरीदा था एक गुलाम के तौर पर। गुलाम अब क्या सुनते जा रहे हैं, कुतुबुद्दीन ने खरीदा, देखिए गौरी ने खरीदा कुतुबुद्दीन को, कुतुबुद्दीन ने खरीदा इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश बना गुलामों का गुलाम, और इल्तुतमिश ने ही इस गुलाम को खरीदा बलबन को। अब आप बलबन को क्या कहोगे, गुलामों के गुलाम का गुलाम। तो बहुत सारी चीजें इन गुलामों पर ही निर्भर रहती हैं। ठीक है, तो आप देखते जाइएगा। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक सिंहासन पर रहा। इसके दौर में क्या होता है, कैसे बलबन किंग मेकर बना। 1241 में तो लाहौर पर कब्जा कर लिया था ना मंगोलों ने। 1245 आते आते मंगोलों ने एक और आक्रमण किया। नीचे आप देख रहे हैं ना, मुल्तान और उच्च गुजरात का क्षेत्र है ये वाला। मुल्तान और उच्च के क्षेत्र पर फिर से हमला हुआ। ये हतुलु खां कुछ ऐसा नाम है मंगोलों में, हतुलुन खान कुछ ऐसा नाम है, शायद पूरा कंप्लीटली मुझे याद नहीं आ रहा। 1245 में वो आक्रमण करता है, लेकिन इस आक्रमण के लिए बलबन उस समय पर एक अच्छे पद पर होता है। उसको अमीर हाकिम आखुर, पहले उसको अमीर शिकार तो रजिया बनाती है, प्रोग्रेस होती रहती है बलबन की। रजिया के दौर में वो अमीर शिकार था।
बहराम शाह के जमाने में वो अमीर ए आखूर बन गया, अमीर आखूर अस्तबल का प्रधान, और अब उसका पद और बढ़ गया था अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में। तो बलबन तेजी से आगे बढ़ता है, मंगोलों से सब डरते हैं आक्रमण के लिए। देखिए जब 1241 में आक्रमण हुआ था, लाहौर का जो सूबेदार था, चूंकि लाहौर दिल्ली सल्तनत नहीं था, लाहौर के सूबेदार ने मदद मांगी। जब तरायार खान ने हमला किया था ना 1241 में, तो लाहौर के सूबेदार ने मदद मांगी थी यहाँ पर बहराम शाह से। बहराम शाह तो खुद अल्पवयस्क था और नायब के मुमलिकात की तो हत्या हुई थी। हाथ जोड़ता रहा, लेकिन दिल्ली सल्तनत का अंग होने के बावजूद लाहौर के सूबेदार को मदद नहीं मिली, उसको साम्राज्य छोड़कर भागना पड़ा। और 1245 के आक्रमण में भी यही हाल हो गए थे, परंतु यहाँ पर बलबन ने बहादुरी दिखाई। बलबन अपनी सेना लेकर मंगोलों से भिड़ने चला गया और बड़ी मुश्किल से कूटनीति के तहत मुल्तान का क्षेत्र तो कब्जा कर ही लिया था मंगोलों ने, पर उससे आगे नहीं बढ़ने दिया। यहां से बलबन किंग मेकर की भूमिका में आने लगा। आप समझ रहे ना, किंग मेकर की भूमिका में वो यहां से आने लगा। 1245 की यह घटना थी। और उसके बाद बलबन से लोगों को एक तरफा एक समदर्दी मिलने लगी, और जो उस समय का शासक था अलाउद्दीन मसूद शाह, उसकी कायरता से, अब कायर तो सभी थे ना मंगोलों के आगे, लेकिन फिर भी बलबन की बहादुरी ने उसे हीरो और ईर्ष्या के भाव से देखने लगे अलाउद्दीन मसूद शाह को। ऐसा एक माहौल क्रिएट हो गया। और मात्र 1 साल के बाद ही 1246 में एक षड्यंत्र के तहत इसे मरवा दिया गया, अलाउद्दीन मसूद शाह को। अब कौन बैठेगा गद्दी पर? अब चूंकि शाही खानदान से तो है नहीं बलबन, और फिर तुर्कान चहलगानी बिना अनुमति के तो कोई बैठ नहीं सकता। हालांकि इल्तुतमिश ने तो बलबन को भी उसी का सदस्य बनाया था। उसी का सदस्य बनने के बाद ही तो उसकी इतनी प्रोग्रेस हुई थी। तुर्कान चहलगानी में था वो, लेकिन अकेला कैसे बनता? तुर्कान चहलगानी ही तो चाहती थी कि इन्हीं का वंशज बैठे ताकि लड़ाई ना हो, परंतु वो उनके इशारों पर चले। बलबन यहाँ पर सबसे सुप्रीम बन चुका था, तो बलबन ने इन्हीं में रुकनुद्दीन, जो एक प्रिय पुत्र था, आपको पता होगा ना, नासिरुद्दीन महमूद, जो 1227 में मारा गया था बंगाल में, जिसकी याद में पहला मकबरा बना है, उसी का पुत्र था वो। नासिरुद्दीन महमूद था, नासिरुद्दीन मसूद शाह। तो नासिरुद्दीन महमूद का पुत्र ही नासिरुद्दीन महमूद को 1246 में गद्दी पर बैठाया गया बलबन के तहत। ये बलबन का ही आदमी था। बलबन ने को यहाँ पर नायबे मुमलिकात बनाया गया, यानी कि सीधे सत्ता की बागडोर अब किसके हाथ में? बलबन के। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से बनने के लिए क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। शाही खानदान से रिश्ता जोड़ेगा। 1249 में नासिरुद्दीन महमूद की पुत्री से ये शादी कर लेगा, और नासिरुद्दीन महमूद इसे उल्गू खां की उपाधि देगा, उलूग खां की उपाधि इसे मिलेगी। अब आप सोचिए ना, क्या बाकी तुर्कान चहलगानी के सदस्य इससे चिढ़ेंगे? नहीं भाई, चिढ़ने दो, लेकिन ताकतवर तो है बंदा। तो क्या होता है, इसके खिलाफ एक षड्यंत्र होता है। इसको नायब ए मुमलिकात के पद से हटा दिया जाता है, और एक इमानुद्दीन रेहान, जो हिंदुस्तानी मुसलमान था। देखिए 40 तुर्कान चहलगानी में 40 तुर्क थे, मगर एक हिंदुस्तानी मुसलमान को नायब ए मुमलिकात बनाया गया। बड़ी घटना घटी उस दौर में। यह संभव था। क्यों संभव था? क्योंकि उनका मकसद बलबन को रोकना था। उसके लिए उन्होंने अपने में से किसी सदस्य को नहीं चुना, तो उन्होंने एक हिंदुस्तानी मुसलमान को ही चुन लिया कि ज्यादा प्रभाव तो छोड़ेगा नहीं, और बलबन को रोकना था। ठीक है, बलबन को रोक दिया उन्होंने। 1253 में इमानुद्दीन रेहान को उन्होंने नायब मुमलिकात बना दिया, लेकिन बलबन का प्रताप अभी कम नहीं हुआ था। मात्र 2 साल के अंदर ही इमानुद्दीन रेहान की हत्या कर दी जाती है, और बलबन, क्योंकि वो मजबूर कर देता है नासिरुद्दीन महमूद को। माना जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद तो इतना मजबूर हो जाता है कि अपने कपड़े भी खुद सिलता है। आपने वो किससे सुने होंगे ना, कुछ नहीं करने देता। एक गरीब राजा, बहुत ही गरीब सा राजा बन जाता है, क्योंकि सारे निर्णय तो बलबन के अधीन होते हैं। और तुर्कान चहलगानी के फैसलों पर भी सवाल खड़े कर दिए बलबन ने। देखा ना आपने इमानुद्दीन रेहान का क्या हाल किया? मजबूर कर दिया राजा को इमानुद्दीन रेहान को हटाने के लिए, और इस प्रकार प्रभाव जमा बलबन का। 1265 में ऐसा भी माना जाता है इसने इससे पहले नासिरुद्दीन महमूद की सारे संतानों की हत्या की, और नवयुवक ही था नासिरुद्दीन महमूद भी, इसको जहर देकर मार डाला। ये भी ऐसा माना जाता है कि इसने सत्ता के लिए जहर देकर मार डाला। अब क्योंकि इस समय तक 1265 आते आते बलबन इतना प्रभावशाली हो गया था। अभी तक तो कूटनीतिज्ञ थे, राजनीति, अब यहां पर उसका प्रभाव देखिए मित्रों। बलबन एक अलग अध्याय है, अलग चैप्टर है, जिसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, जानकारी लेनी है। और परीक्षा में भी बलबन से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। तो मित्रों आप इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे
बलबन के बारे में, उसकी लौह और रक्त की नीति के बारे में। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब तो करिए। अब आप साथ में इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद।